नमस्कार, न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और लेकर आया हूं खबरों की सुपर डोज वाला बुलेटिन। आपके लिए हर जरूरी खबर, अधूरी नहीं बल्कि पूरी खबर, ना कोई एजेंडा, ना बेमतलब की बहस और ना ही समाचार के नाम पर कोई सरगस। आपसे जुड़ी हर नई पहल, आपके सरोकार से जुड़ी हर हलचल, वो भी सिर्फ सेकेंडों में। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जौनपुर में सभासद की हत्या का मामला है। 20 घंटे योगेश यादव का अंतिम संस्कार हुआ है। हत्यारोपी ग्राम प्रधान बंटी दुबे पर 25,000 का इनाम। योगेश यादव की हत्या के मामले में एक्शन तेज हुआ है। बदलापुर के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया और पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। बदलापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है। योगेश यादव की हत्या के मामले में एक्शन तेज हो गया है। बदलापुर के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जल्द ही पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार पर कार्रवाई। बीती रात 2 बजे तक ईडी ने मुख्तार से पूछताछ की है। मुख्तार अंसारी से बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ की गई है। विकास कंस्ट्रक्शन के ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल पूछे गए। गाजीपुर और बुंदेलखंड की संपत्तियों के बारे में भी पूछताछ की गई है और अगले 10 दिन तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर है मुख्तार अंसारी और इस दौरान लगातार ईडी की तरफ से मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जाएगी। मुख्तार अंसारी से बेनामी संपत्तियों के बारे में कल रात पूछताछ की है ईडी ने और विकास कंस्ट्रक्शन के ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल किए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं सेकंडों में खबर की। बात सफेद आतंक की। दुनिया में बर्फीले बवंडर ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका, कनाडा समेत आधा यूरोप बेबस हो गया है। आखिर क्या है दुनिया में सफेद आफत का आलम, दिखाते। बर्फ के आपातकाल से कई देश जूझ रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका पर भी सफेद आफत का अटैक हुआ है। यहाँ जब आसमान से बढ़ती आफत ने कोहराम मचाया तो जिंदगी मानो जम सी गई। पिछले 24 घंटे में कैलिफोर्निया में 15 इंच तक बर्फबारी हुई। वहीं नॉर्थ डकोटा में 9 इंच तक बर्फ गिरी। इसके अलावा सिएटल में 7 इंच तक बर्फ की चादर बिछ गई। नॉर्थ अमेरिकी देश कनाडा में भी कमोबेश कैलिफोर्निया जैसे हालात बने हुए। ये तस्वीरें कनाडा का दिल कहे जाने वाले टोरंटो शहर की हैं। बर्फबारी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन युद्ध की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ जबरदस्त बर्फबारी ने यूक्रेन के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। यहाँ इस वक्त बर्फ का पहरा है, न मैदान दिख रहा है न सड़कें, सब कुछ सफेद चादर से ढक गया है। पोलैंड के कारकोव शहर में भारी बर्फबारी की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। बर्फबारी और बर्फीली हवाएं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ लोगों का सामना हड्डियां गलाने वाली हवाओं से हो रहा है। समय समय पर भारत को आंख दिखाने वाले पाकिस्तान की होश इन दोनों उत्तर प्रदेश के एक माफिया डॉन ने उड़ा दी है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने खुद यूपी की जेल में बंद उस माफिया डॉन का नाम लेते हुए बेतुका आरोप लगाया है। पाकिस्तान इन दिनों उत्तर प्रदेश के एक माफिया डॉन के नाम से घबराया हुआ है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने आरोप लगाया है कि माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव ने ही लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के लाहौर स्थित घर के बाहर विस्फोट करवाया था। ये धमाका 23 जून 2021 को लाहौर के जौहर टाउन में हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और एक पुलिस कांस्टेबल सहित 24 लोग घायल हुए थे। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे सड़क पर 4 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया था और आसपास की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तानी पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जनरल इमरान महमूद ने भी बबलू श्रीवास्तव को इस विस्फोट का मास्टरमाइंड बताया। पाक ने बबलू श्रीवास्तव को रॉ का फ्रंट मैन बताया है और कहा है कि वो रॉ के टेरर फाइनेंसिंग और फैसिलिटिंग नेटवर्क को चलाता है। संजय कुमार तिवारी नाम के एक और व्यक्ति का नाम उसने लिया। बबलू श्रीवास्तव एक अधिकारी की हत्या के मामले में 1999 से बरेली की सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है। आसमान की अनंत ऊंचाई को छूने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन रोमानिया से आई तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। यूनिसाइक्लिंग करता फ्लेव्यू 840 फीट की ऊंचाई पर मौत को चुनौती देता नजर आया और ये वीडियो वायरल हो रहा है।
ये खतरों का खिलाड़ी है। इसे न ऊंचाई से डर लगता है, न ही मौत से। करतब ऐसे जिनको देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। पल पल खतरे का सामना करने के बावजूद चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मुस्कुराता हुआ ये चेहरा देखकर आपको एहसास भी नहीं होगा कि इस शख्स और मौत के बीच सिर्फ एक चूक की दूरी है। एक भी चूक हुई और जिंदगी खत्म। तस्वीरें रोमानिया के तारगु जियू की हैं, जहां फ्लेवियो सेरेनेस्क्यू नाम के इस खतरे की खिलाड़ी ने 256 मीटर यानी कि 840 फीट ऊंची चिमनी पर मौत के खतरे से दो हाथ किए। रोमानिया की गोरच काउंटी की राजधानी में बने इस गगनचुंबी चिमनी पर लोहे की एक पतली पट्टी पर खड़े होकर फ्लेवियो कभी यूनी साइकिलिंग करते हुए हाथ में सेल्फी स्टिक लेकर अपना वीडियो बनाता है, तो कभी लोहे की पट्टी पर चलते हुए चिमनी के एकदम किनारे आ गया। इस दौरान वो लगातार हाथों पर 3 गेंदों को उछालता रहा। फ्लेवियो रोमानिया का एक जाना माना और ट्रेंड स्टंटबाज है। इसके पहले भी उसने कई बार गगनचुंबी इमारतों और स्ट्रक्चर्स पर चढ़कर जोखिमपूर्ण स्टंट किए। मौसम बदलाव के कारण यूरोप और अफ्रीका पर बड़ा असर हो रहा है। दिसंबर के महीने में स्पेन सैलाबी कहर का सामना कर रहा है, तो कांगो भी सैलाबी आपदा का सामना कर रहा है। लोगों के घर तालाब में तब्दील हो गए। सड़क पर बहता दरिया, सैलाब में डूबी हुई कारें, पहाड़ से उतरता पानी का प्रचंड आफत की ये वो तस्वीर है जिससे स्पेन जूझ रहा है। स्पेन में सैलाब का कहर सड़कों पर इस कदर विकराल होकर बह रहा है मानो प्रलय आई। मिडिल स्पेन के बादाजोस, ला सिएरा जैसा स्टेट भारी बाढ़ का सामना कर रहा है। इन जगहों पर भारी बारिश और सैलाबी कहर को देखते हुए इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी राहत स्कीम शुरू की गई। आपातकालीन सेवाओं के लिए 500 से ज्यादा इमरजेंसी सर्विसेज की घोषणा की गई है। ला सिएरा स्टेट में जल सैलाब का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोंगो की राजधानी किशांसा समेत कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन के चलते करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सैलाबी आपदा के दौरान कई इलाकों में कीचड़ भर गया है। घरों और सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर गया है, जिसके चलते N1 राजमार्ग राजधानी के कई हिस्सों से कट गया है। ये सड़क राजधानी को मटाडी के बंदरगाह से जोड़ती थी। सैलाब के चलते जमीन के दरकने का खतरा भी बढ़ गया है। अरुणाचल में पहली बार चीन को माकूल जवाब मिला है। सोशल मीडिया पर चीनी सैनिकों की कुटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मार मार कर भगा दिया है। हालांकि न्यूज स्टेट वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चीनी सैनिक सरहद को लांघने के इरादे से टोली बनाकर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था भारतीय जवान उनका स्वागत कुछ यूं करेंगे। भारतीय जाबाज इसके रास्ते में न सिर्फ चट्टान की तरह खड़े हो गए, बल्कि उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय जवान इन चीनी सैनिकों को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। भारतीय जवानों के इस आक्रमण से चीनी सैनिक सख्ते में आ गए हैं। चीन ने अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश ये सोचकर की थी कि भारतीय सैनिकों को इसकी भनक नहीं लगेगी, लेकिन कोहरे वाले दिन भी जिनपिंग का ऑपरेशन फॉग उल्टा पड़ गया। तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों का दबदबा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भारतीय सेना चीनी सैनिकों की गतिविधियों को देख पाते हैं। जब भी कोई हलचल होती है, भारतीय सैनिक फेस ऑफ के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत किसी भी सूरत में अपने बॉर्डर की सुरक्षा करेगा और झुकेगा नहीं। तवांग में भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद उसकी हेकड़ी टाइट हो गई है। पूरी दुनिया में ड्रैगन की नापाक हरकत पर निशाना साधा जा रहा है। अमेरिका ने चीन को सख्त चेतावनी दी है। चीन की नापाक साजिश की पोल खुल रही है। हर मोर्चे पर चीन की जबरदस्त पिटाई हो रही है। तवांग में चीन की हरकत और इसकी नापाक साजिश नाकाम हो गई है। सैनिकों की दिलेरी देख हिंदुस्तान का सीना 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ा हो गया है। शैतान चीनी सैनिकों को कैसे हमारे जांबाजों ने मार मार कर भगा दिया। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की दिलेरी पर वाह वाह कर रही है। हमारे सैनिकों के सामने चीनी सैनिक पनाह मांगते नजर आए। और अब एलएसी पर चीन की हरकत से अमेरिका भी आग बबूला है। चीन की हरकत का अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कड़ी आलोचना की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है, निश्चित तौर पर भारत अमेरिका का अहम साझेदार है और हम इस स्थिति पर अपने दूतावास और विदेश विभाग के जरिए भारत के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। अमेरिका की सख्त चेतावनी के बाद तवांग मसले पर चीन अकेला पड़ गया है, तो बेहतर है कि चीन अपनी सीमा तक ही अपनी नापाक हरकत को दिखाता रहे। साल 2009 में पहली बार आई थी फिल्म अवतार।
और इस फिल्म ने धरती के बाहर दुनिया से जुड़े कल्पना लोक के नए दरवाजे खोल दिए थे। लोग सोचने लगे थे कि क्या वाकई में कहीं ऐसा लोक है जहां पर अवतार में दिखाए गए जीव रहते हैं। अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। इंसानी सभ्यता का लालच और उसके खिलाफ पंडोरा के नीले जीव। अवतार पार्ट 1 जब आया था तो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस बल्कि इंसानी कल्पनाओं को भी झकझोर कर रख दिया था। साइंस फिक्शन पर कई फिल्में बनी, दूसरे ग्रहों के लोगों पर कहानियां बहुत गढ़ी, लेकिन जो अवतार में दिखाया गया वो इंसानी सोच से कोसों दूर था। इसी शाहकार का अगला पार्ट यानी कि अवतार द वे ऑफ वाटर अब रिलीज होने को है। 16 दिसंबर को इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, लेकिन रिलीज से पहले ही बन गया है एक ऐसा रिकॉर्ड जो बताता है कि अवतार द वे ऑफ वाटर बॉक्स ऑफिस के हर इतिहास को पार कर जाएगा। फिल्म रिलीज होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक फिल्म के 4 लाख टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा सिर्फ भारत का है, जरा सोचिए दुनिया भर में इस फिल्म की कितनी एडवांस बुकिंग होगी। पूरी दुनिया में इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है। चीन में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पहले ही वीकेंड में वे ऑफ वाटर पार्ट 1 की कमाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर हम आपको ये कहें कि एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर पेट्रोल डीजल से चलने वाली ना कोई बाइक होगी ना गाड़ी, जहां बिल्डिंग्स को बनाने के लिए भी बांस और ग्रीन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। मलेशिया में ऐसे शहर को बनाने की तैयारी हो रही है। देखा ऐसा लग रहा है मानो फूलों का फर्श है और खुशबुओं की दीवारें हैं। ये शहर नहीं, सपना है। ये सपना अगले 8 साल में साकार होने वाला है। मलेशिया के पेनोंग आइलैंड को ऐसा रूप देने की तैयारी चल रही है। खूबसूरत से द्वीप को शहर में तब्दील किया जा रहा है। डेनमार्क की आर्किटेक्चर कंपनी जार्के एंजल्स ग्रुप और मलेशिया आर्किटेक्ट हिजाब बिन कस्तूरी ने मिलकर इस मास्टर प्लान को तैयार किया। ये समंदर के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये शहर 1821 हेक्टेयर में बनेगा, जो 2550 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इस शहर के बन जाने के बाद तीनों द्वीपों को मिलाकर कुल 50 से 60 हजार लोग यहाँ पर रह सकेंगे। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। यहाँ ईंधन से चलने वाली कोई कार, बाइक, टैक्सी नहीं होगी। ऑटोमेटिक बोट भी चलेंगी। एक डिजिटल पार्क भी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को मलेशिया की टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बनाया जा रहा है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आईटीओ के 37वें वार्षिक सम्मेलन की तैयारियां तेज। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन लखनऊ में 26 साल बाद होगा। आईएटीओ का सम्मेलन, आईएटीओ के 37वें वार्षिक सम्मेलन को यूपी होस्ट करेगा और सीएम योगी करेंगे आईएटीओ के सम्मेलन का उद्घाटन। 16 से 18 दिसंबर तक लखनऊ में चलेगा सम्मेलन। बढ़ते आगे, निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा और फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग को 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी किए जाने पर रोक बढ़ा दी है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने पर रोक लगा दी गई है। यूपी निकाय चुनाव की तैयारियों को पूरा कराकर प्रशासनिक स्तर पर तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन अब ये कानूनी लड़ाई में फंस गया है। ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर एक वर्ग कोर्ट चला गया। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सोमवार को सुनाया, लेकिन बुधवार को सुनवाई के बाद ये रोक 20 दिसंबर तक बढ़ा देने का काम हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने वाले निकाय चुनाव महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। सोशल मीडिया के जरिए बूथ तक पहुंचने की प्लानिंग की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर पूरा ढांचा खड़ा कर लिया है। एसपी ने 17 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की कमेटी बनाई, जिसमें पार्टी के विधायक, चुनाव लड़े प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रभारी नियुक्त किए थे, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बूथ पे काम किया गया, वोटर लिस्ट पे काम किया गया। एसडीएसपी मुखिया ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया। उन्होंने दावा भी किया कि किसी भी पार्टी को पूर्वांचल में फैट बनाने के लिए उनको साथ लेना ही होगा। सुनिए क्या कुछ कहा ओपी राजभर ने। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी निकाय चुनाव के लिए कमर कस रखी है, पूरा अपना तैयारी कर लिया है। जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। ओम प्रकाश राजभर एक धुरी बना हुआ है
पूर्वांचल में करके दिखाया। बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी जीती, सपा के साथ आए तो सपा जीती। किसी के साथ जाया जा सकता है, कोई गारंटी थोड़ा कि सपा ठीक है, बसपा भी ठीक है, भाजपा भी ठीक है, कांग्रेस भी ठीक है, सब पार्टी कोई खराब नहीं है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सारण में जहरीली शराब कांड का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी नेताओं को हंगामा करता देख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। बीजेपी नेताओं को शराबी तक बता दिया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में शराब से हुई मौत के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। छपरा में जहरीली शराब से मौत के सवाल पर बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे नीतीश कुमार के इस व्यवहार से बीजेपी विधायकों में काफी नाराजगी है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। नीतीश कुमार जी से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये व्यवहार होगा। 10 साल पहले ये व्यवहार नहीं होता। सदन में बीजेपी विधायक नीतीश की माफी की मांग पर अड़े रहे। वेल में आकर भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। आखिरकार इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो 2023 तक पीएम मोदी के सपने को पूरा करने के लिए केदारनाथ धाम में इन दिनों पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे। प्रशासन के दिशा निर्देश पर 300 मजदूर दिन रात काम करने में जुटे हैं। हर रोज गिरते तापमान और ठंड की मार के बीच इन दिनों केदारनाथ धाम में निर्माण काम जोरों पर है। दिसंबर के महीने में केदारपुरी में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए करीब 300 मजदूर दिन रात काम में जुटे हैं। अभी फॉर्चुनेटली हमारे साथ 13 है और 300 से ऊपर लेबर वहाँ पे काम कर रही है। जितना भी हम लोग अभी मौसम को देखते हुए कार्य कर सकते हैं उसको हम फिनिश कर रहे हैं। केदारपुरी में पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण के निर्माण कार्य पर प्रशासन का जोर है। ऐसे में सभी काम सही ढंग से और समय पर पूरा करने के लिए वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक की भी मदद ली जा रही है। साल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके तहत यहां पर पहले चरण के सभी काम के साथ साथ दूसरे चरण के 21 में से 4 कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही संगम घाट, क्यू मैनेजमेंट, 2 गेस्ट हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, प्रशासनिक भवन, तीर्थ पुरोहित भवन, पुल समेत कई और कार्यों का निर्माण कार्य भी जोरों पर है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें सेकंडों में।